जरा सोचिए, 70 का दशक, मुंबई शहर, जहां एक तरफ मौके थे तो दूसरी तरफ माफिया का राज। और इसी शहर में एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल के घर में उसका बेटा बड़ा हो रहा था। एक ऐसा बेटा जिसकी किस्मत में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना लिखा था। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक की कहानी कानून के ही एक रखवाले के घर से शुरू होती है। आज हम बात करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम की। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण से परिवार का लड़का दुनिया के सबसे खूंखार और वांटेड अपराधियों में से एक बन गया। ये सफर है डोंगरी की तंग गलियों से निकलकर एक ग्लोबल आतंकवादी बनने का। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 अहम पड़ावों में देखेंगे। सबसे पहले, एक डॉन का जन्म कैसे हुआ। फिर वो कौन सा विश्वासघात था जिसने उसे अपना गैंग बनाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मुंबई पर कब्जे के लिए वो खूनी जंग। फिर दुबई से उसने अपना साम्राज्य कैसे चलाया। और आखिर में वो पल जब उस पर हमेशा हमेशा के लिए आतंक की मोहर लग गई। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के डोंगरी इलाके से। दाऊद का बचपन यहीं बीता। देखिए, पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन कभी था ही नहीं। उसकी आंखें तो बस एक ही चीज देखती थी, इलाके के भाई लोग, उनकी महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, मतलब वो पावर, वो पैसा। उसके लिए कामयाबी का मतलब ही यही सब था। अब जाहिर है, शुरुआत तो छोटी मोटी चोरियों और हफ्ता वसूली से ही हुई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही वो उस जमाने के एक बहुत बड़ा नाम करीम लाला के स्मगलिंग गैंग में शामिल हो गया। पर दाऊद की नजरें तो कहीं और ही थीं। वो किसी के नीचे काम करने के लिए बना ही नहीं था। और यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा धोखा, एक ऐसी बेइज्जती जिसने दाऊद को हमेशा के लिए बदल दिया और उससे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक किडनैपिंग की फिरौती के 2 लाख रुपए लाने की जिम्मेदारी दाऊद को मिली। अब जरा सोचिए, 70 के दशक में 2 लाख रुपए, मतलब आज के हिसाब से करोड़ों। और जब नोटों की वो गड्डियां दाऊद के हाथ में आईं तो बस उसकी नीयत डोल गई। उसने पैसों में घपला कर दिया। और जब ये बात करीम लाला के भांजों को पता चली तो उन्होंने दाऊद को दर्जनों गैंगस्टरों के सामने बुरी तरह पीटा। यह सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं थी, ये उसके ईगो पर, उसके गुरूर पर सीधा हमला था। कहते हैं उसी रात, उस जिल्लत के बाद दाऊद ने कसम खाई कि वो अब किसी के लिए काम नहीं करेगा। और वहीं से नींव पड़ी डी कंपनी की, जिसे उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाया। और बस यहीं से मुंबई की सड़कों का रंग लाल होना शुरू हो गया। डी कंपनी ने शहर पर राज कर रहे पठान गैंग के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी। अब सत्ता की कीमत खून से चुकाई जानी थी। ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं थी, ये एक के बाद एक हत्याओं का खूनी सिलसिला था। दोनों तरफ से लाशें गिर रही थीं और मुंबई की सड़कें सचमुच एक जंग का मैदान बन चुकी थीं। हर एक मर्डर का बदला पहले से ज्यादा बेरहमी से लिया जा रहा था और पूरे शहर में दहशत का माहौल था। लेकिन इस जंग का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था उसके भाई साबिर की हत्या। कहते हैं कि अपने भाई की लाश देखकर दाऊद के अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर गया। उसने कसम खाई कि वो पठान गैंग के एक एक आदमी को चुन चुनकर खत्म कर देगा। अब ये सिर्फ गैंग की लड़ाई नहीं थी, ये उसका पर्सनल इंतकाम बन चुका था। और इस इंतकाम की आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा अमीरजादा के कोर्टरूम मर्डर से लगता है। दाऊद ने एक ऐसे लड़के को चुना जो कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखता था। वो लड़का भरी अदालत में सबके सामने, यहां तक कि जज के सामने, अमीरजादा के पास गया और उसे गोलियों से भून डाला। ये एक मैसेज था, अंडरवर्ल्ड और पुलिस सब के लिए क्लियर मैसेज था कि दाऊद इब्राहिम किसी भी हद तक जा सकता है। तो मुंबई पे तो कब्जा हो चुका था, लेकिन दाऊद यहीं रुकने वालों में से नहीं था। सड़क की लड़ाई जीतने के बाद अब उसकी नजरें थीं पूरी दुनिया पर। उसे एक इंटरनेशनल क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करना था। भारत में रहते हुए तो उसने सिस्टम का जैसे मजाक ही बना दिया था। वो बड़े बड़े केस में भी आराम से जमानत पर बाहर आ जाता था और अपना नेटवर्क और बड़ा करता था। लेकिन जब उसे लगा कि अब कानून का शिकंजा सच में कस रहा है, तो 1985 में वो रातों रात देश से भागकर दुबई पहुंच गया। और दुबई उसके लिए एक महफूज किला बन गया। और दुबई में बैठकर उसने जो किया वो किसी के भी होश उड़ा दें। उसने डी कंपनी को एक गैंग से एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में बदल दिया। रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, ड्रग्स, हथियार, उसका ये खूनी कारोबार लंदन से लेकर कराची तक पूरी दुनिया में फैल गया। उसके हिटमैन और एजेंट हर बड़े शहर में मौजूद थे, जो बस एक फोन कॉल का इंतजार करते थे। उसका काम करने का तरीका भी बड़ा गजब का था। वो अपने 5000 से ज्यादा लोगों के गैंग को एक सीईओ की तरह चलाता था।
एक तरफ वो एक बेरहम बॉस था, गद्दारी की सजा सिर्फ मौत, तो दूसरी तरफ अपने वफादार लोगों के लिए वो एक मसीहा था जो उनके परिवार का पूरा खर्चा उठाता था। इसी डर और वफादारी के कॉम्बिनेशन से उसने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और अब आते हैं कहानी के सबसे काले, सबसे खौफनाक हिस्से पर। वो दौर जब एक अंडरवर्ल्ड डॉन एक आतंकवादी बन गया। ये बात है 1992 की। बाबरी मस्जिद की घटना के बाद पूरे देश में माहौल बहुत तनावपूर्ण था और इसी आग में घी डालने का काम किया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। उन्होंने दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट किया। ISI ने उसके विशाल स्मगलिंग नेटवर्क में भारत को तबाह करने का एक परफेक्ट टूल देख लिया था। NSI ने दाऊद के सामने एक डील रखी, उसे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और उसके बिजनेस को और बढ़ाने का वादा किया, और बदले में मांगा उसका नेटवर्क, ताकि वो उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत में हथियार और RDX भेज सकें। और दाऊद, उसने धार्मिक बदला और बिजनेस का मौका देखकर अपने ही देश से गद्दारी कर ली। इस सौदे की कीमत चुकाई मुंबई ने। 257 मासूम जिंदगियों ने। 12 मार्च 1993, वो दिन मुंबई कभी नहीं भूल सकती। एक के बाद एक 12 बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। ये उसी RDX का नतीजा था जिसे दाऊद के नेटवर्क ने भारत में स्मगल किया था। और बस उसी दिन एक स्मगलर, एक डॉन ऑफिशियली भारत का नंबर 1 आतंकवादी बन गया। एक ऐसा आतंकवादी जिसके हाथों पर सैकड़ों बेगुनाहों का खून लगा था। आज क्या है? आज भी दाऊद एक भगोड़ा है। माना तो यही जाता है कि वो कराची के किसी आलीशान बंगले में पाकिस्तानी सेना और ISI के कड़ी हिफाजत में रहता है, और वहीं से आज भी अपना जुर्म और आतंक का सिंडिकेट चला रहा है। दाऊद की ये पूरी कहानी आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि लालच, बदला और मौका परस्ती किसी इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। कैसे एक मामूली सा अपराधी अपने ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन, एक आतंकवादी बन जाता है।